हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। चलिए आज के 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है? 1 फ्रांस, 2 लिथुआनिया, 3 डेनमार्क, 4 पोलैंड। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। चलिए एक बार आंसर पे जाने से पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं। बाल्टिक सी, ये देख रहे हैं आप, ये है आपकी बाल्टिक सी। इसके सराउंडिंग कंट्रीज क्या हैं? स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है? स्प्रेल, SPFRELL, स्प्रेल GDP। स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क एंड पोलैंड। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। फ्रांस, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड। हमने देखा फ्रांस इसके साथ नहीं कर रही है शेयर, लिथुआनिया कर रही है, डेनमार्क कर रही है, पोलैंड कर रही है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2, 3, 4। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन सी कंट्री G7 का एक मेंबर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, जर्मनी। चलिए आंसर पर पहुंचने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं G7 का पार्ट। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। G7 नाम से पता चल रहा है 7 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इस ग्रुप की अभी रिसेंटली एक मीटिंग के चर्चा हो रही थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया गया था, बट उन्होंने अभी फिलहाल के लिए मना कर दिया है कि वो G7 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है? जूस, गर्लफ्रेंड, जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड यानी कि यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, जर्मनी। अभी हम लोगों ने देखा, हमने देखा जापान इसकी एक पार्टनर थी, मेंबर थी, जर्मनी एक मेंबर थी, बट कहीं भी हमने देखा न्यूजीलैंड नहीं लिखा था, ना चाइना लिखा था। तो इसका आंसर सही क्या है? 1 एंड 4। माफ कीजिएगा, इस ऑप्शन को सही कर लीजिए, सी, 1 एंड 4 इज नॉट अ मेंबर। सॉरी, आपको बताना है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं है। तो कौन मेंबर नहीं है? चाइना और न्यूजीलैंड मेंबर नहीं है। 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, मतलब स्पेशल प्रोविजंस कुछ क्लासेस के लिए के साथ डील करता है? आपके ऑप्शंस हैं पार्ट 14, पार्ट 15, पार्ट 16 या फिर पार्ट 17। सही आंसर है सी, पार्ट 16। पार्ट 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है स्पेशल प्रोविजंस के साथ फॉर सर्टेन क्लासेस। इसको हम याद कैसे करेंगे? आपको आर्टिकल 16 तो याद ही होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देयर बी इक्वालिटी, या फिर इसको अलग टर्म्स में कह सकते हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि हाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इन सर्टेन केसेस इक्वलिटी नहीं हो सकती है। कब? जब हम कहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हैं, या फिर हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये भी तो एक स्पेशल प्रोविजंस हो गए। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? क्योंकि हमारा आर्टिकल 16 भी स्पेशल प्रोविजंस की कहीं ना कहीं बात करता है।
ऐसे ही हमारा पार्ट 16 भी स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं किए जा सकते? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38 या फिर आर्टिकल 39। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, बट जो भी इनकी नीतियां लिखी हुई हैं ये एक तरीके से स्टेट के लिए निर्देश हैं। जब भी वो अपनी कोई भी नीतियां बनाए तो इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये भी आर्टिकल 37 में लिखा है। ऑल्सो ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में ही कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। चलिए कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस एक्ट के द्वारा जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, सी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 या फिर डी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो पहले आप क्वेश्चन की भाषा समझिए, इनमें से किस एक्ट के द्वारा जोनल काउंसिल बनाई गई? तो जब लिखा हुआ है एक्ट, इसका क्या मतलब है कि ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। तो एक्ट के द्वारा बनाई गई है का मतलब दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड ऑल्सो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब जोनल काउंसिल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जोनल काउंसिल क्या लिखा हुआ है? दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो कि हमने समझा क्योंकि ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं। कौन सा एक्ट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। संविधान में इनका कहीं भी जिक्र नहीं है, तो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। इनका एम क्या है? जोनल काउंसिल का क्या एम होगा? आप खुद से सोचिए, जोनल काउंसिल अगर बनाई गई है किसी एक जोन की कुछ स्टेट्स को मिलाकर एक काउंसिल बनाई गई है तो उसका क्या एम होगा? ताकि जो जो स्टेट्स उस जोन के अंदर है उनके आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके। अब जोनल काउंसिल को कौन हेड करता है? अभी रिसेंटली एक न्यूज थी जनवरी की शायद, जिसमें हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने चेयर की थी एक जोनल काउंसिल की मीटिंग। तो इनको चेयर कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर, ही इज द चेयरमैन ऑफ दीज काउंसिल्स। वाइस चेयरमैन कौन रहेगा? जो भी उस जोन की स्टेट्स प्रेजेंट हैं उनका किसी का भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, रोटेशन वाइज इनको बनाया जाता है। हर चीफ मिनिस्टर एक साल के लिए अपना ऑफिस संभालता है वाइस चेयरमैन का। और मेंबर्स कौन कौन होंगे आप खुद सोचिए, अगर कोई जोनल काउंसिल है उसके अंदर कुछ स्टेट्स हैं तो उनके चीफ मिनिस्टर, उनके कोई कुछ टू अदर मिनिस्टर्स जो कि गवर्नर नॉमिनेट कर दे, और यूनियन टेरिटरी जो है वहां पे उस जोन में प्रेजेंट उनके कुछ मेंबर्स, ये इनके मेंबर होंगे। तो एक और चीज लिखी हुई है कि और यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी इनवाइट किया जा सकता है अगर जरूरत है उनकी उस मीटिंग में जोनल काउंसिल की। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी हुई है, इसीलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि आपस में जो उसमें स्टेट्स प्रेजेंट हैं उनमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। इनका चेयरमैन कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर। और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स उनकी जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने गुलामगिरी की रचना की? आपके ऑप्शंस हैं ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फुले या फिर डी दादू दयाल। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ज्योतिबा फुले जी के बारे में, तो ज्योतिबा फुले जी एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने अंबेडकर जी को भी प्रेरित किया था सोशल रिफॉर्म्स के लिए। तो इसका सही आंसर है सी
ज्योतिबा फुले जी ने गुलामगिरी लिखी थी 1873 में। किसके ऊपर था ये? क्योंकि ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, तो जो भी कास्टिज्म हो रहा था उस समय सोसाइटी में, जितना ज्यादा कास्टिज्म प्रेवलेंट था उस टाइम सोसाइटी में, उससे बहुत ही दुखी थे ये फुले जी। इन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इस चीज को सहा था, कास्टिज्म का, इसीलिए इन्होंने गुलामगिरी की रचना करी 1873 में। फुले जी को महात्मा कहा गया एक और सोशल रिफॉर्मर के द्वारा, जिनका नाम था विठलराव कृष्णा जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने मद्रास लेबर यूनियन की रचना की? ऑप्शन है आपके ए सुबोध बनर्जी, बी बीपी वाडिया, सी लाला लाजपत राय, या फिर डी भारत भूषण पांडे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बीपी वाडिया। मद्रास लेबर यूनियन देश की पहली ट्रेड यूनियन थी, जिसको कि 1918 में बनाया गया था। किसके द्वारा? बीपी वाडिया जी के द्वारा। बीपी वाडिया जी ने किसके साथ? वी कल्याण सुंदरम मुदलियर के साथ मिलकर 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की रचना करी, और यह देश की पहली ट्रेड यूनियन थी। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष सूक्त इनमें से किस वेदा के एक पार्ट है? आपके ऑप्शंस हैं ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, या फिर डी यजुर्वेद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता ऋग्वेद में 10वें मंडल में लिखे गए हैं, जो कि किसकी बात करते हैं? चार कास्ट, जो चार वर्णास हैं हमारी सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन कौन एक्स सितु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 zoological parks, 2 botanical gardens, 3 सीड बैंक्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन एक्स सितु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। आंसर पर पहुंचने से पहले एक बार समझ लेते हैं एक्स सितु और इन सितु कंजर्वेशन क्या है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, कुछ कोरोना पेशेंट्स घर पे ही अपने उपचार करके ठीक हो जा रहे हैं, यानी कि वो अपनी सराउंडिंग्स में, जिन एनवायरनमेंट में वो थे, उसी में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, कुछ अपना खाना पीना सुधार के, कुछ दवाइयां लेकर घर के अंदर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? अपनी सराउंडिंग में ही ठीक हो जा रहे हैं, तो इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब वो जहां थे वो वहीं पे अपने आप को बचा पाए, कंजर्व कर पाए। कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हो जा रही है, तो उनको हमें कहाँ ले जाना पड़ रहा है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। वहां पर जाके उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं हॉस्पिटल में, उससे वो सही हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ? उनको अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ले जाके उनको कंजर्व करना पड़ा, मतलब उनको बचाना पड़ा। ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये तो आपका लेमन टर्म्स में हो गया। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा? कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग, कोई भी ऐसी प्रजाति जो कि उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व किया जा सके, उसको कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि नेशनल पार्क्स में आप वहीं पे कंजर्व कर दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वहीं पे जहां पर वो हैं वहीं पे आप उन्हें कंजर्व कर लो। या फिर दूसरा क्या हुआ? ऐसी ऐसी जगह जहां पर प्रजातियों को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल कर बाहर ले जाकर किसी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि सीड बैंक्स में ले जाकर उनके सीड्स प्रिजर्व करने पड़े, तो इसको हम कहेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से कौन से एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। जोलॉजिकल पार्क, हाँ बिल्कुल। बॉटनिकल गार्डन्स, बिल्कुल। सीड बैंक्स, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या है? डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में एक वरुण नाम से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आपको समझना है कि ये सही है या गलत, और उसी हिसाब से आंसर देना है। आपका 1 ऑप्शन है एक्सरसाइज वरुणा इज एन इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको वो सारे फैक्ट्स पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज वरुणा इज इंडो फ्रेंच, मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है।
क्या यह एक नेवल एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है, और इंडिया और फ्रांस के बीच है। ऑप्शन 2, जितने भी क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं, क्वाड ग्रुपिंग में कौन कौन मेंबर हैं, ये मैंने कल के वीडियो में, जिसमें हमने कल 10 क्वेश्चंस किए थे, उसमें बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाकर देखें। फिर भी मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए बता देती हूँ, क्वाड ग्रुपिंग के कौन कौन मेंबर हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इन चारों ने पार्टिसिपेट किया है वरुण एक्सरसाइज में। आपका 3 ऑप्शन है, वरुण एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन दी इंडियन ओशन रीजन। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही। चलिए एक बार आंसर पर पहुंचने से पहले वरुण एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अभी हाल ही में 19th एडिशन वरुण एक्सरसाइज का किया गया है अरेबियन सी के अंदर, किसके बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच, जो कि एक नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये हम एक्सरसाइज 1993 से करते आ रहे हैं, और ये पहली बार है जब यूएई ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बायलैटरल से ट्राइलेटरल हो गई इस बार, क्योंकि यूएई ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया है। इंडिया फ्रांस के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जॉइंट, ये एक बार देख लेते हैं। डेजर्ट नाइट 21 और गरुण एक्सरसाइज, जो कि एयर एक्सरसाइज है, वरुण जो कि नेवल एक्सरसाइज है, और शक्ति जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। तो अब इसका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सरसाइज वरुणा इज एन इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज, सही। ऑल द क्वाड मेंबर्स विल आल्सो पार्टिसिपेट इन वरुण एक्सरसाइज, नहीं करेंगे। इंडियन ओशन रीजन में पार्टिसिपेट कंडक्ट किया गया है, हाँ अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो गया। इसमें हमने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, टू ओनली, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी और अच्छा कर सकें। इसीलिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आगे और अच्छा करने की। थैंक यू।